जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। कैसे हो आप सभी? आप सभी का स्वागत है मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, अपने बात कर रहे थे राजस्थान जीके के बारे में और एक राजस्थान जीके का महत्वपूर्ण टॉपिक सामान्य जानकारी वाला वो हम पढ़ रहे थे। देखिए, जिसमें हमने अलग अलग क्षेत्र को पिक करते हैं और उस क्षेत्र के बारे में अपने सब कुछ जो जानकारी है उसको रिलेट करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए बात करते हैं आगे क्या कुछ है, इसको स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आज जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम बात करेंगे डुंडाड प्रदेश के बारे में और कोशिश करेंगे कि हाड़ौती को भी पढ़ ले। ठीक है साथियों, चलिए देखिए, सबसे पहले आपको मेरे साथ पढ़ना है और बढ़ना है। सबसे पहले आपको पहुंचना है एक पहाड़ी क्षेत्र में, जो कि जयपुर का पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, ये जो पहाड़ियां आपको दिखाई गई हैं, याद रखिएगा, ये है अचरोल गांव की पहाड़ियां। अचरोल गांव की पहाड़ियां अच्छे से याद रखिएगा। कौन से गांव की पहाड़ियां हैं? अचरोल गांव की पहाड़ियां। ठीक है, देखिए जैसे ही क्या होता है कि मानसून काल में यहां पर क्या होती है? बारिश होती है। यहां पर क्या होती है? बारिश होती है। तो यहां पर बारिश होने के बाद में, ठीक है, यहां से इन पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जो कुछ इस तरीके से बहती है साथी, इस तरीके से बहती हुई आगे बढ़ती है। नदी निकलती है और इस तरीके से बहती हुई आगे बढ़ती है। देखिएगा, ये नदी आगे जाकर जिस नदी में मिलती है उस नदी का नाम है मोरेल नदी। कौन सी नदी है? मोरेल नदी है। ठीक है, जो कि चैनपुरा की पहाड़ियों से निकलती है। अब याद रखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस नदी का नाम क्या है। तो याद रखना, ये जो नदी निकली अचरोल गांव की पहाड़ियों से, ये नदी थी, ये है डूंड नदी। कौन सी नदी है साथियों? डूंड नदी है। वो कहां से निकली है? अचरोल गांव की पहाड़ियों से निकली है। ठीक है, देखो मैंने ये कहा कि मानसून में बारिश के बाद में ये नदी जो है ये निकलती है। देखिए, राजस्थान की जो अधिकांश जो नदियां हैं वो इसी तरीके की हैं। ठीक है, यानी कि वो बारहमासी नहीं है, चंबल वगैरह जो इसके अपवाद है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब देखो, इसके बाद में आपको एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है कि इस नदी पर एक बांध बनाया गया है। राजस्थान का एक महत्वपूर्ण फेमस बांध है जिसके बारे में आपको पता होगा। और वो जो बांध बनाया गया है उसका नाम है, वो बांध है कनोता बांध। कौन सा बांध बनाया गया है? याद रखिएगा, वो बांध है कनोता बांध। ठीक है, इस नदी पर कौन सा बांध बनाया गया? कनोता बांध बनाया गया। ठीक है, फेमस बांध है। उसके बाद में ध्यान रखना, जैसे ही इस जल के रास्ते में ये बांध बनाया गया तो इसके पीछे जल राशि क्या होती है? इकट्ठी होती है। जल राशि इकट्ठी होती है। ठीक है, तो यहां पर इसके पीछे किसका निर्माण हो गया? जलाशय का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया? जलाशय। और कनोता बांध का जो जलाशय बना है, ठीक है, यहां पर क्या किया जाता है? मत्स्य पालन किया जाता है, एक बड़े स्तर पर किया जाता है। ठीक है, ये कहूं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा, सबसे फेमस जो मत्स्य पालन है, मछली पालन है, वो कहां पे किया जाता है? कनोता बांध के जलाशय में किया जाता है। और पूरे जयपुर को जो मछलियों की सप्लाई है वो यहीं से ही प्राप्त होती है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूं इतनी बात समझ में आई होगी। फिर ध्यान रखना, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और आपको याद रखना है 1727 का समय। कब का समय ध्यान रखना है? 1727 का समय। 1727 में 1727 में विद्याधर भट्टाचार्य विद्याधर भट्टाचार्य के निर्देशन में, भट्टाचार्य के निर्देशन में, ठीक है, वास्तुकार थे, निर्देशन में जयपुर बसाया गया। जयपुर बसाया, और बसाया किसके द्वारा गया? जय सिंह के द्वारा। किसके द्वारा बसाया गया? जय सिंह के द्वारा बसाया गया। अब ये ध्यान रखना कि जयपुर शहर है वो कब बसाया गया? तो 1727 में बसाया गया। कब बसाया गया? 1727 में बसाया गया। किसके निर्देशन में? तो ये ध्यान रखिएगा, विद्याधर भट्टाचार्य के निर्देशन में।
और किसके द्वारा बसाया गया? जयसिंह के निर्देशन में, या अपने कह सकते हैं स्वाई जयसिंह के निर्देशन में इसे बसाया गया था। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। इसके किनारे पर मान लीजिए इस तरीके से अपनी बात करें, ये जो है ये जयपुर शहर है, बसाया गया। और ध्यान रखना ये ऐसा शहर है जो कि कैसी किस पद्धति पर, ग्रिड पद्धति पर क्या किया गया है? बसाया गया है। यानी कि इसकी जो सड़कें हैं वो क्या है? एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। इतनी बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, इसी शहर के, ठीक है, बीच से, इस शहर के बीच से एक नाला गुजरता है। ठीक है, इस शहर के बीच से एक नाला गुजरता है जो आगे चलकर डून नदी में मिल जाता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है। और जो ये नाला है, जो ये नाला है, इस नाले का नाम है, वो है अमीन शाह का नाला। क्या है? अमीन शाह का नाला, अमीन शाह का नाला। और आपको ये भी बात पता है कि जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, पी सत्यानारायण कमेटी की सिफारिश पर जयपुर को क्या किया गया? हमारे राज्य की राजधानी बना दिया गया। क्लियर ये बात? जैसे ही ये राजधानी बनता है, जो सारे कार्य हैं वो यहां होने लगते हैं, तो जयपुर की जनसंख्या क्या है? बढ़ने लगती है। ये बात आपके क्लियर? जनसंख्या बढ़ने लगती है, जयपुर की जनसंख्या बढ़ने लगती है। अब जनसंख्या देखिए इस स्तर पर बढ़ी कि लोगों के द्वारा, ठीक है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, जगह कम रह रही है, तो लोगों के द्वारा क्या होता है? जो अमीन शाह का नाला की जगह है, इस पर क्या किया जाता है? कब्जा किया जाता है। कब्जा करके यहाँ रहना, अतिक्रमण करके यहाँ पे रहना स्टार्ट कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखो प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा उन पर कार्रवाई की जाती है, उनको उठाया जाता है, लेकिन फिर वही चीज कि पुलिस उनको मान लीजिए लेके गई, हवालात जेल में लेके गई, लेकिन 2-3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद उनको छोड़ दिया जाता है। यानी कि कोई भी स्थायी समाधान नहीं निकल पाता। इस पर जो हाई कोर्ट है वो प्रशासन को क्या करता है? फटकार लगाता है कि आप क्या कर रहे हैं। और प्रशासन के द्वारा आगे से ये जवाब दिया जाता है कि सर, अमीन शाह का जो नाला है ना, ये एक नाला है और नाले की जगह पर अतिक्रमण का कोई बहुत बड़ा सजा का प्रावधान नहीं है। तब क्या होता है? तब इस अमीन शाह के नाले का नाम क्या कर दिया जाता है? अमीन शाह के नाले का नाम बदलकर इसका नाम रख दिया जाता है द्रव्यवती नदी। यानी कि इस नाले को किसका दर्जा दे दिया जाता है? दर्जा दे दिया जाता है नदी का। और जैसे ही इसको नदी का दर्जा दिया गया तो सारे रूल, शर्तें हैं, वो नियम जो है वो बदल चुके हैं और अब इस अतिक्रमण को क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। अब आप इस बात को अच्छे से याद रखिएगा कि जयपुर शहर किस नदी के तट पर, किनारे बसाया गया? तो आप कहेंगे डूंड नदी के किनारे बसाया गया। फिर हमसे यदि पूछ लिया जाए कि जयपुर शहर के बीच में से कौन सी नदी या नाला गुजरता है, तो आप कहेंगे अमीन शाह का जो नाला है या द्रव्यवती जो नदी है वो इसके बीच से गुजरती है। ये बात भी आपको अच्छे से ध्यान में रख लेनी है साथियों। बताइए, इतनी बात आप याद रख लेंगे? रख सकते हैं? ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, आपको एक बात याद रखनी है, महत्वपूर्ण बात है। क्या बात ध्यान रखेंगे? आपको याद रखना है 6 जुलाई। क्या याद करोगे? 6 जुलाई को, ठीक है, 6 जुलाई 2019 में, 6 जुलाई 2019 को, ठीक है, जयपुर शहर के परकोटे को, जयपुर शहर के परकोटे को, जयपुर शहर के परकोटा यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होता है। विश्व विरासत सूची में शामिल, ठीक है, शामिल किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, जयपुर शहर का परकोटा जो है, बाउंड्री जो है ना, वो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल की गई? तो 2019 में शामिल की गई। ये एक महत्वपूर्ण बात है। इसके साथ साथ हमें ये बात भी ध्यान रखनी है। देखो, हमने जिक्र किया जयपुर शहर का परकोटा, जयपुर शहर का परकोटा। अब एक बात आपको अच्छे से ध्यान होगी कि जो मिर्जा इस्माइल है, उसे आधुनिक जयपुर का क्या कहा जाता है? निर्माता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ये दिमाग में क्वेश्चन में आता है। तो ध्यान रखना, जैसे ही जयपुर की जो जनसंख्या है वो बढ़ी, तो परकोटे के बाहर, है ना, व्यवस्थित तरीके से जयपुर को बसाने का जो प्लान बनाया वो किसके द्वारा? मानसिंह के समय मिर्जा इस्माइल के द्वारा तैयार किया गया, है ना।
इसलिए ध्यान रखिएगा, आपको अच्छे से ध्यान रखना है, सिंपल सी बात है कि जो मिर्जा इस्माइल है ना, MI है, मिर्जा इस्माइल है, इस्माइल को, मिर्जा इस्माइल को क्या कहा जाता है? आधुनिक आधुनिक जयपुर का, आधुनिक जयपुर का निर्माता कहा जाता है, आधुनिक जयपुर का निर्माता कहा जाता है। और कहने का कारण, इसके पीछे का जो कारण है वो आपको पता लग गया होगा। क्यों कहा जाता है बताइएगा? कि परकोटे के बाहर सुव्यवस्थित तरीके से जयपुर को बसाने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया गया? मिर्जा इस्माइल के द्वारा किया गया। ठीक है, इसके बाद में देखिए जयपुर के बारे में यदि हम और बातें याद करें तो आप याद रखिएगा, इसके उपनाम, जयपुर के उपनाम किन उपनामों से जाना जाता है? तो आपको पता है इसे क्या कहा जाता है? गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है, पिंक सिटी। ठीक है, ये बात किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा जयपुर को। इसके साथ साथ इसे भारत का पेरिस या पूर्व का पेरिस, पूर्व का पेरिस है ना, पेरिस जो सुरा और सुंदरियों का शहर है, उसे तुलना किससे की गई? जयपुर से तुलना कर दी गई जयपुर की, और इसे पूर्व का पेरिस कह दिया गया। इसके साथ साथ ध्यान रखना, यहाँ पर क्या है? पन्ना मंडी, राजस्थान की सबसे बड़ी पन्ना मंडी कहाँ पे है? जयपुर में है ना, पन्ना मंडी। याद होगा, पन्ना एक खनिज है जो राजसमंद के काला गुमान क्षेत्र से मिलता है। तो पन्ना मंडी आपको अच्छे से क्या करनी है? याद रखनी है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि सीवी रमन के द्वारा, किसके द्वारा? सीवी रमन के द्वारा, सीवी रमन है ना, सीवी रमन, साइंस डे अपने को याद आता है। सीवी रमन के द्वारा इसे क्या कहा गया? आइसलैंड ऑफ गैलोरी नाम दिया गया, आइसलैंड ऑफ गैलोरी। सीवी रमन ने किसको कहा था? जयपुर को कहा था। ये बातें आपको अच्छे से ध्यान रख लेनी है साथियों। बताइए, याद हो जाएगा? सिंपल सी बात है, अच्छा सा कंसेप्ट है, सब कुछ अपने जोड़ के पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है साथियों, इसके बाद में देखो, एक बात आप अच्छे से ध्यान में रखनी है आपको। क्या बात याद करोगे साथियों? देखिएगा, आपको याद रखना है जयपुर यानी कि डूंड नदी के आसपास का क्षेत्र, या मैं कहूं कि जयपुर और दौसा, है ना, ये डूंड नदी का अपनों ने एरिया कर लिया सारा, जयपुर का एरिया ले लिया, ठीक है, और दौसा का एरिया। ये जो क्षेत्र है डूंड नदी के आसपास का क्षेत्र, या उसके साथ साथ दौसा, जयपुर और दौसा के आसपास का जो क्षेत्र है, इसको किस नाम से जाना जाता है? यही वो क्षेत्र है जिसे हम साथियों किस नाम से जानते हैं? डुंडाड़ के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डुंडाड़ के नाम से जानते हैं। और हमें ये बात अच्छे से क्लियर है, क्या बात? कि इस क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है वो बोली जाती है डुंडाड़ी बोली। कौन सी? डुंडाड़ी बोली। और हमें यह भी पढ़ना होता है कि जो दादू दयाल थे उनकी समस्त रचनाएं किस बोली में थी? डुंडाड़ी में। ये वही दादू दयाल है जिन्हें अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में इनवाइट किया गया था। राजस्थान के एक संत जिन्हें फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा इनवाइट किया गया था, वो कौन थे? दादू दयाल, जिनकी रचनाएं किस बोली में होती हैं? तो डुंडाड़ी में होती हैं। डुंडाड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है साथियों। उम्मीद करता हूं ये बातें आपको अच्छे से याद होंगी। यानी कि देखो, हमने क्या पढ़ा साथियों? हमने ये पढ़ लिया कि डुंडाड़ क्या है। हमने क्या पढ़ा कि डुंडाड़ क्या है? तो हमने कहा कि जयपुर व दौसा, किसके? जयपुर व दौसा, जयपुर व दौसा के आसपास का क्षेत्र, के आसपास का क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र, ये बात ध्यान रखिएगा, ये क्या कहलाता है? डुंडाड़ कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में जो हमें बात ध्यान रखनी है वो याद रखना है कि जयपुर को राज्य की राजधानी, ठीक है, राजधानी किस कमेटी? सत्यनारायण, ठीक है, सत्यनारायण कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया। ये बात भी हमें अच्छे से ध्यान में होनी चाहिए साथियों, इंपॉर्टेंट बात है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। राजधानी बनाया तो किस कमेटी की सिफारिश पर? पी सत्यानारायण कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया। ठीक है,
अब देखो अपने यदि कुछ महत्वपूर्ण बातें बात करें तो देखो जयपुर में एक स्थल है जिसका नाम है हवा महल। क्या नाम है साथियों? हवा महल। तो ध्यान रखना एक एग्जाम में हवा महल से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से एयर दुर्ग कौन सा है? निम्न में से एयर दुर्ग कौन सा है? तो हवा महल को ही एयर दुर्ग कहा जाता है। हवा महल को ही क्या कहा जाता है? एयर दुर्ग। देखो उसमें ऑप्शन दिया हुआ था हवा महल, तो जो एस्पिरेंट्स थे उनके द्वारा सबसे पहले हवा महल को काट दिया गया। क्यों काटा गया? क्योंकि उनके द्वारा ये सोचा गया ये तो क्या है? महल है ना। हमसे पूछा क्या जा रहा है? दुर्ग पूछा जा रहा है। तो आपको याद रखना है यदि एयर दुर्ग पूछे तो आप किसका नाम लेंगे? तो हवा महल का। ठीक है। और याद रखिएगा हवा महल का निर्माण 1799 में किसके द्वारा करवाया गया था? स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था ना। प्रताप सिंह जिन्हें हम ब्रज निधि के नाम से भी जानते हैं साथियों। ठीक है। उसके बाद में यदि अपने दूसरे स्थल का जिक्र करें तो आपको याद होगा महत्वपूर्ण वेदशाला है वो है जंतर मंतर। जयपुर में ही स्थित है जंतर मंतर। क्या है ये? एक वेदशाला। भारत में यदि हम बात करें टोटल वेदशालाएं कितनी हैं? तो 5 हैं। कितनी हैं? तो 5 हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसके अलावा यदि हम बात करें सबसे बड़ी जो सौर घड़ी है, सौर जो है अपनी बात करें सबसे बड़ी है ना सौर घड़ी, वो कहां पे है? जंतर मंतर में। और एक चीज ध्यान रखना, इसे 2010 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। विश्व धरोहर में शामिल किया गया। धरोहर में शामिल। देखो जंतर मंतर को 10 में और जयपुर के परकोटे को कब किया गया था? जयपुर के परकोटे को 19 में शामिल किया गया था। ठीक है, ये बात भी आपको याद होगी। इसके अलावा यदि विश्व धरोहर सूची में ही बात करें तो जयपुर में ही स्थित है, जयपुर में ही स्थित है कौन सा दुर्ग साथियों? वो है आमेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? आमेर दुर्ग है। ठीक है, जयपुर में ही स्थित है वो है आमेर दुर्ग। आमेर दुर्ग। अन्य जब 6 दुर्गों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था उनके साथ जयपुर का ही कौन सा दुर्ग? आमेर दुर्ग जो है वो विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो कब किया गया था? तो याद रखना है आपको 2013 में। 2013 में। यदि हमसे ये पूछा जाए, क्या पूछा जाए साथियों, कि सबसे ज्यादा है ना, सबसे ज्यादा विश्व विरासत सूची में शामिल जो जगह है वो किस जिले में है? तो आपका आंसर क्या होगा साथियों? आपका आंसर होगा वो जयपुर में। कहां पे है? जयपुर में। उम्मीद करता हूं ये बातें आपको अच्छे से क्या होंगी? लर्न होंगी, है ना। एक ये भी क्वेश्चन आता है भी आमेर दुर्ग की जो परछाई है ना, वो दिखाई देती है तो मावठा तालाब में ना, इस दुर्ग के पास ही बना हुआ मावठा तालाब है। देखो मावठ तो होती है सर्दी में होने वाली जो है वर्षा, और मावठा तालाब आमेर दुर्ग के पास बना हुआ है। इस बात को आपको अच्छे से लर्न करना है। तो ये आराम से हमें देखो क्या पढ़ा हमने, लर्न करते हैं। हमने पढ़ा अचरोल गांव की पहाड़ियों से मानसून में एक नदी निकलती है जो नाम कौन सी नदी है? डूंड नदी है। कौन सी है? डूंड। इस पे एक बांध बनाया गया है कनौता बांध, जिसके जलाशय में क्या किया जाता है? मत्स्य पालन किया जाता है। इस नदी के तट पर कौन सा शहर बसाया गया? जयपुर। कब बसाया गया? 1727 में। किसके द्वारा? विद्याधर भट्टाचार्य के निर्देशन में, स्वाई जयसिंह के द्वारा। ये ध्यान रखना। इसके परकोटे को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? तो 19 में शामिल किया गया था। ठीक है, जयपुर के बीच में से गुजरने वाली नदी द्रव्यवती नदी या अमीन शाह का नाला है। ये बात आपको ध्यान रखना है। जयपुर को गुलाबी नगरी, पूर्व का पेरिस, पन्ना मंडी या आइसलैंड ग्लोरी के नाम से जाना जाता है। आधुनिक जयपुर का निर्माता मिर्जा इस्माइल को कहा जाता है, जो कि मानसिंह के समय में थे भी। जयपुर और दौसा के आसपास का क्षेत्र या डुंडाड़ नदी के आसपास का क्षेत्र जहां डुंडाड़ी बोली बोली जाती है वो डुंडाड़ कहलाता है। सत्यनारायण कमेटी की सिफारिश पर इसे राज्य की क्या बनाया गया था? राजधानी बनाया गया था। ठीक है, हवा महल एयर दुर्ग के नाम से, ये ध्यान रखिएगा। जंतर मंतर यूनेस्को सूची में शामिल है। आमेर दुर्ग 13 में शामिल किया गया था। उम्मीद करता हूं ये बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी साथियों। ठीक है, चलिएगा थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं एक क्षेत्र के बारे में, और वो क्षेत्र हम पढ़ते हैं कौन सा? हाड़ौती क्षेत्र। कौन सा पढ़ते हैं? हाड़ौती क्षेत्र। देखिए हमसे यदि ये पूछा जाता है कि हाड़ौती में मुख्यतः कौन से जिले आते हैं, तो मुख्यतः 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी,
बारा और झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ये जिले आते हैं। देखो अपने जर्नली यदि इसको मैप की सहायता से बनाकर शो करने की कोशिश करें तो कुछ इस प्रकार से आपको मैप है बनाना पड़ेगा, है ना। कुछ इस तरीके से हम इसको शो करते हैं ताकि थोड़ा सा अपने को समझ में आ जाए। और हम देखो ये बात करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे, है ना, कुछ इस तरीके से यदि अलग कर दें तो यहाँ पे तो जो जिला है वो कौन सा है, बूंदी है। यहाँ पे जो जिला है वो कोटा है। और यदि इस तरीके से किया जाए तो यहाँ पे बारा है और यहाँ पे जिक्र करें तो कौन सा है, झालावाड़ है। तो पहली बात तो हम यही बात याद रखते हैं कि यह जो प्रदेश है, यह जो प्रदेश है, यह तीन तरफ से यदि हम बात करें इस तरफ से, ये किससे घिरा हुआ है, ये मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है, मध्य प्रदेश। यहाँ हम बात करें तो मालवा से घिरा हुआ ये क्या है, प्रदेश है। तीन तरफ से ये किससे घिरा हुआ है, मध्य प्रदेश से घिरा हुआ रहता है। ठीक है, बताओ, ये बात आपके अच्छे से याद हो जाएगी, अच्छे से याद हो जाएगी। अब देखो छोटी छोटी बातें जो आप याद कर सकते हैं, जैसे इसके बारे में हम एक बात याद कर सकते हैं, बूंदी। ठीक है, एक चीज याद रखना, बूंदी और कोटा इन दोनों को एक नाम से जाना जाता है। वो कौन सा नाम है, वो हेया हे नाम से जाना जाता है। कोटा बूंदी का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है, हेया हे के नाम से जाना जाता है। और यदि हम बात करें बूंदी के बारे में तो बूंदी को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे हम जानते हैं छोटी काशी के नाम से। किस नाम से जानते हैं, छोटी काशी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रख लेना है। ठीक है साथियों, चलो देखो आज के सेशन में हम इतना सा पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी इसकी जो अन्य बातें हैं वो अपने नेक्स्ट सेशन के लिए में पढ़ेंगे। जितना भी आपको पढ़ाया अच्छे से रिपीट करते रहें, अच्छे से तैयारी करें, छोटे छोटे डाउट्स को क्लियर करें। थैंक यू साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंतर्गत। धन्यवाद आप सभी साथियों का।